सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम जो वेरिएशन ऑफ अ प्राइमरी ऑफ अ फील्ड फाई जो है उसके लिए हम एक नया एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और अगर फाई एक प्राइमरी फील्ड है तो हमारे पास पहले से ही एक एक्सप्रेशन पड़ा हुआ था। तो अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो हमने जो एक्सप्रेशन बाद में डिराइव किया था पिछली वीडियो के अंदर, तो वो कुछ यूँ था कि वेरिएशन ऑफ फाई इज़ समथिंग लाइक दिस, कम्यूटेटर ऑफ टी with this thing multiplied by epsilon z plus एक और term t bar z bar again phi multiplied by epsilon bar z bar। अब ये किसी भी फील्ड के लिए है, ये फाई इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी फील्ड हो। प्राइमरी फील्ड के लिए हमने एक एक्सप्रेशन पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है पिछले कुछ वीडियोस पहले, और वो ये था सॉरी multiplied by phi plus epsilon of w multiplied by this thing और एंटी कायरल पार्ट। इसको एंटी कायरल पार्ट भी कहते हैं, नॉन होलोमॉर्फिक पार्ट भी कहते हैं, या एंटी होलोमॉर्फिक पार्ट भी कहते हैं। एनीवे, सो अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को इम्पोज करेंगे इस पे कंडीशन के ये दोनों इक्वल हैं, और वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस एनर्जी टेंसर की ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन फाई के साथ। ठीक है, जहाँ पे फाई एक प्राइमरी फील्ड है, बिकॉज ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये सिर्फ प्राइमरी फील्ड्स के लिए। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, हमने एक बात अभी तक स्पेसिफाई नहीं की है, तो उसमें एक एम्बिग्विटी है, और वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक है z और एक है डब्ल्यू बार। तो क्वेश्चन ये है कि चूँकि हमें पता है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये एक कॉन्टूर पे हो रही है जो कि ओरिजिन के अराउंड है, वो एक सर्कल है। हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि जो डब्ल्यू बार जो पॉइंट है वो क्या इस सर्कल के अंदर है या इस सर्कल के बाहर है। इस एम्बिग्विटी को सॉल्व करने के लिए हम ये याद करेंगे कि ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन की जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये स्पेसिफाई किया था कि ये ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन सिर्फ कोरिलेशन फंक्शंस के अंदर मीनिंग रखती है कोई ना कोई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो टाइम ऑर्डर्ड होने चाहिए। लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में टाइम डायरेक्शन जो होती है इट्स लाइक दिस रेडियल डायरेक्शन। और अगर आप एक पर्टिकुलर रेडियस पे हो तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे हो, और अगर आप एक बिगर रेडियस में हो तो आप एक बिगर टाइम पे हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है हमारे पास, उसमें जो भी ज़्यादा बड़े रेडियस पे पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए लेफ़्ट पे। ठीक है, तो इसको हम ये इट्स लाइक टाइम ऑर्डरिंग, लेकिन चूंकि ये इसमें रेडियस से आप ऑर्डरिंग कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं रेडियल ऑर्डरिंग। तो इसकी मैं डेफिनेशन अब आपको बताऊंगा। तो अगर हम याद करेंगे टाइम ऑर्डरिंग क्या होता था, तो टाइम ऑर्डरिंग ऑपरेटर जो है वो एक ऐसा ऑपरेटर था जो कि दो ऑपरेटर्स, फॉर एग्जांपल चलो फाई ले लेते हैं, एक पॉइंट x1 पे है जो, और एक दूसरी फील्ड ले लेते हैं साई फॉर एग्जांपल जो कि है x2 पे। तो ये टाइम ऑर्डरिंग ऑपरेटर क्या करता था कि इसको इसी तरह रखता था अगर x1 का जो टाइम है वो बड़ा है x2 के टाइम से। ठीक है, ज़ीरो का मतलब है कि टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इनको स्वैप कर देता था अगर x2 का जो टाइम है वो बड़ा है x1 के टाइम से। ठीक है, तो ये टाइम ऑर्डरिंग ऑपरेटर हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी में स्टडी किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं इंट्रोड्यूस करूँगा रेडियल ऑर्डरिंग, बिकॉज यह हमारे प्रॉब्लम में जो टाइम डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन है। सो रेडियल ऑर्डरिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक ऑपरेटर होगा जिसको हम कहेंगे R। और अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं A और B, और A जो है वो Z पे है और B जो है वो W पे है, ठीक है, इट डजंट नीड टू बी एट Z और Z बार पे भी हो सकते हैं, लेकिन इट डजंट मैटर कि डेफिनेशन इतनी चेंज नहीं होती उससे। सो दिस विल बी इक्वल टू द सेम थिंग जो कि ब्रैकेट के अंदर है, अगर तो Z का जो मॉड है वो बड़ा है W के मॉड से। बिकॉज अगर हमारे पास एक
टू डायमेंशनल प्लेन है और हमारे पास कोई पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो z है, तो इस लाइन की जो लेंथ होती है वो होती है मॉड ऑफ z, ठीक है, इसलिए मैं मॉड ऑफ z की बात कर रहा हूँ। और ये इसका स्वैप कर देगा इनके ऑर्डर को अगर तो w का जो मॉड है वो ज़्यादा बड़ा है z से, ठीक है, तो ये रेडियल ऑर्डरिंग ऑपरेटर होता है। ओके, तो अब इसको यूज़ करके हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं इस पहली वाली टर्म की, सॉरी ये वाली जो टर्म है ये वाली, लेट्स सी कि ये कैसे काम करती है, ये जो वो है कम्यूटेटर, ये किस तरह से इवेल्यूएट होता है, और उसी तरीके से हम दूसरे वाला कम्यूटेटर भी इवेल्यूएट कर सकते हैं। सो ये सिर्फ पहले वाले कम्यूटेटर पे इस वक्त फोकस करते हैं। तो पहला वाला जो कम्यूटेटर है इट्स समथिंग लाइक दिस, dz 2 pi I tz commutator with phi something like this, और साथ में इसके एप्सिलॉन z भी है। अब कम्यूटेटर का मतलब हमें पता है, उसको हम खोल के लिख सकते हैं। तो इट्स dz ओवर 2 pi I, तो इसमें दो टर्म्स आएंगी ऑब्वियसली, पहली टर्म में ये आएगा और दूसरी टर्म में आएगा phi w बार मल्टीप्लाइड बाय dz। लेकिन अगेन एम्बिग्विटी अभी भी है कि w जो है क्या वो इस z कॉन्टूर के अंदर है या बाहर है। वेल इसका आंसर ये है कि हम ये कहेंगे कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सेंसिबल तभी हैं अगर वो रेडियली ऑर्डर्ड हो, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम एज्यूम करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये कोरिलेशन फंक्शंस के अंदर हो रहा है, जहाँ पे टाइम ऑर्डरिंग की जगह ऑब्वियसली अब रेडियल ऑर्डरिंग है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ये कि पहली टर्म के लिए dz ओवर 2 pi I, ओके, tz phi w बार और एप्सिलॉन z। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो tz है वो लेफ़्ट पे है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उस कंटूर पे होनी चाहिए सच दैट कि z का जो मॉडुलस है वो बड़ा है w से, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये रेडियली ऑर्डर्ड है। तो इस तरह से हम ये एम्बिग्विटी ख़त्म करते हैं। सो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाई जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो इसमें मैं कहूँगा कि यहाँ पे w जो है उसका मॉड बड़ा है z से, क्योंकि अगर ये बात सच है तो फिर ये रेडियली ऑर्डर्ड है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं। अच्छा, अगर ये बात सच है तो इससे हम कुछ यूँ कर सकते हैं कि ये होगा समथिंग लाइक, अच्छा ओके वेट, इसको मैं आपको पिक्टोरियली दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। सो पहले वाला यानी ये पहले वाली जो टर्म है ये वाली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है w, ठीक है, और ये कह रहा है पहले वाला टर्म कि जो z का मॉड है वो w से बड़ा है, ओके, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो z का मॉड है वो w से बड़ा है ऑब्वियसली, और कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है। और इस तरह से है ये, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा हो, जो कि ऑब्वियसली पढ़ा होना चाहिए इस कोर्स के लिए, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्टूर की डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब दूसरी टर्म क्या कह रही है? दूसरी टर्म ये कह रही है कि जो उसमें जो कॉन्टूर है, पहली बात तो ये है कि वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि जो उसमें कॉन्टूर स्वीप करेगा वो होगा क्लॉकवाइज, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी बात ये कि इस केस में w का जो मॉड है वो बड़ा है z से। इसका मतलब ये कि जो दूसरी टर्म में कॉन्टूर है वो ये है कुछ इस तरीके से, और ये क्लॉकवाइज है ना कि एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें पता है कि हम कॉन्टूर्स को डिफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवेयर एल्स ये फंक्शंस जो हैं वो एनालिटिक हैं, लेकिन ये कॉन्टूर जो है ब्लैक वाला ये w को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि इसका मॉड जो है वो है w से छोटा है ना कि बड़ा। तो ये डिफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, और ये डिफॉर्मेशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो जो बड़े वाला कॉन्टूर है उसको मैं इस तरह से डिफॉर्म कर सकता हूँ कि अंदर लेकर आऊँ, उसको मैं छोटा करता रहूँ सच दैट कि ये इस तरह से हो जाए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको बल्कि मैं नाम भी दे देता हूँ, तो ये है C1 और ये है C1, ठीक है। जो दूसरा कॉन्टूर है जिसको मैं नाम दे देता हूँ C2,
इसको भी मैं डिफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑब्वियसली ये W को क्रॉस नहीं कर सकता ये, तो ये इस तरह से डिफॉर्म होगा कि इस तरह से, और ये बिल्कुल ओवरलैप कर रही हैं इन जगहों पे जहाँ पे मैं इनको बहुत करीब करीब बना रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए इनको अलग अलग बना रहा हूँ। और इस पर जो सेंस है वो ये है, यानी कि जो जिस तरह स्वीप कर रहा है ये, ठीक है। तो ये जो ये C2 है, ऑब्वियसली इसको मैं लिख दूँ C2, और ये जो ये है ये इस तरह से है, और ये जो है ये इस तरह से है। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये जो सारे का सारा रीजन है, इस पे ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज W वाला जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है और जो रेड वाला एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये ओवरलैप कर रहे हैं उन जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक दूसरे को बिल्कुल वो कर देंगे कैंसिल। तो होगा क्या कि एट द एंड हमारे पास जो कॉन्टूर बचता है वो कुछ इस तरह से है कि ये W है, ठीक है, और हमारे पास एक कॉन्टूर बचता है इस तरह से जो कि W के इर्द गिर्द यूँ स्वीप कर रहा है। तो अभी देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है ये C1 से आया है, और ये वाला पार्ट जो है ये C2 से आया है। तो एट द एंड हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रही है वो हो रही है एक सर्कल पे अबाउट W, ठीक है, ओके। तो ये Z इंटीग्रेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस सब को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑन Z 2 pi I अ सर्कल अबाउट W। CW का मतलब है अ सर्कल अबाउट W, W के इर्द गिर्द एक सर्कल, और जो भी था वो रेडियली ऑर्डर्ड था, तो इसको मैं अब इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, राइट। ये अब ज़रा इसको गौर से देखने की कोशिश करना कि ये बात क्यों सही है कि ये दोनों जो हैं ये इस रेडियल ऑर्डर में पैक हो जाते हैं। कॉन्टूर के दो हिस्सों पे आपने देखना है कि कौन सा इनमें से कौन सी जो टर्म है, सॉरी इनमें से हर टर्म में कौन सा जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, कौन सा राइट साइड पे आना चाहिए। इन दोनों को यूज़ करके आप देख सकते हो कि ये दरअसल बिल्कुल सच बात है कि ये एक रेडियली ऑर्डर्ड टर्म में पैक हो जाते हैं, और जो कॉन्टूर है वो बन जाता है कॉन्टूर अबाउट द W पॉइंट, ठीक है, ओके। सो हमने क्या देखा है अभी तक कि जो ये चीज़ है ये सब कुछ ये इक्वल है इसके, ये पर्टिकुलर रिज़ल्ट हम बार बार बाद में भी यूज़ करेंगे, सिर्फ इस वीडियो में नहीं करेंगे, बाद में भी करेंगे यूज़। लेकिन अभी हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करके देखते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बना है। सो एक्सप्रेशन हमारा था वो कुछ यूँ बन जाएगा कि dz over 2 pi I contour about W R T Z समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसी तरीके से जो एंटी कायरल पार्ट है वो भी आएगा, वो लिखने की ज़रूरत तो नहीं है बिकॉज वो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन मैं लिख देता हूँ फिर भी। तो कॉन्टूर अबाउट W बार एंड रेडियल ऑर्डरिंग ऑफ दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय साइलेंट बार Z बार। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम लेकर आते हैं अपना वो वाला रिज़ल्ट जो कि हमने कुछ वीडियोस पहले सिर्फ प्राइमरी फील्ड्स के लिए डिराइव किया था, और वो रिज़ल्ट था कुछ इस तरह से कि इट इज़ H टाइम्स दिस डेरिवेटिव टाइम्स दिस प्लस दिस थिंग टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस फील्ड, और एंटी कायरल पार्ट वो मैं लिख नहीं रहा लेकिन, ठीक है। अब ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्वियसली जो कायरल पार्ट है जो कि Z और W Z पे डिपेंड करता है, वो कायरल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और जो एंटी कायरल पार्ट है वो एंटी कायरल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो अभी हम सिर्फ कायरल पार्ट को इक्वेट करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो H है, H टाइम्स दिस डेरिवेटिव टाइम्स दिस थिंग प्लस दिस थिंग, वो इक्वल है, ये जो ऊपर से इसका वो है कायरल पार्ट है वो ये है, राइट। सो हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से दोनों साइड्स पे EZ आ जाए। तो राइट हैंड साइड पे तो है, लेफ़्ट हैंड साइड पे EW है, तो हम इसको भी EZ की फॉर्म में अगर ले आएँ तो हम EZ को दोनों साइड से ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज ये
टी और स्ट्रेस एनर्जी टेंसर और फाई की ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन होगी, जो भी इसका रिजल्ट आएगा। और ये लेकिन ये तो आर के अंदर है, वेल ऑब्वियसली आर के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज मैंने कहा था कि जो ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशंस होती हैं वो हमेशा कोरिलेशन फंक्शंस के अंदर होती हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी रेडियली ऑर्डर्ड। ठीक है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन। अब हम यहाँ पे एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, जो कि अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। सो कॉची इंटीग्रल फार्मूला कुछ यूँ है कि सपोज़ करो कि आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है W, और इस पॉइंट के इर्द गिर्द आप एक कॉन्टूर बनाते हो, और सपोज़ करो कि आपके पास आपको चाहिए है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि अगर तो ये फंक्शन होलोमॉर्फिक है, ठीक है, यानी कि सॉरी एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन, आई थिंक एक ही बात है, तो इट्स 2πi टाइम, सॉरी इसको इस तरह लिख लेते हैं, इट्स इक्वल टू 2πi dz/2πi मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन डिवाइडेड बाय z - w, और ये इंटीग्रेशन करनी है आपने इस कॉन्टूर के ऊपर। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कि अगर आपको बाउंड्रीज पे फंक्शन की वैल्यूज़ पता है तो आपको उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू बता सकते हो, अगर ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है, एक ही बात है, राइट। दूसरी बात ये कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स भी आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए f का, तो इट विल बी इक्वल टू dz ओवर 2πi मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन की वही वैल्यू डिवाइडेड बाय z - w स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो ये रिजल्ट अब हम यूज़ करेंगे, और हम अगर f की जगह एप्सिलॉन लगा दें, क्योंकि कोई भी ये फंक्शन है और एप्सिलॉन ऑब्वियसली होलोमॉर्फिक है, आपको याद होना चाहिए कि z गोज़ टू z प्लस एप्सिलॉन z, ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन थी, और हमने कहा था कि ये ऑब्वियसली होलोमॉर्फिक फंक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम एप्सिलॉन लगा दें, राइट। तो अब होगा क्या कि आप देख सकते हो कि ये चीज़ ये यहाँ पे आ रही है, और दूसरी बात ये कि ये चीज़ जो है ये यहाँ पे आ रही है। तो होगा क्या कि अगर आप रिज़ल्ट्स को यूज़ करो तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे EZ आ जाएगा, और इंटेग्रल भी आ जाएगा जो कि राइट साइड पे भी है। ठीक है, तो इन रिज़ल्ट्स को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या बनती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है h टाइम्स, ओके, तो इसमें से यूज़ करना शुरू करते हैं। तो h टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ एप्सिलॉन, तो डेरिवेटिव जो है उसके लिए हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है, डिवाइडेड बाय z - w स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द फील्ड वैल्यू। ओके, दूसरी टर्म जो है वो आप देख सकते हो ये है, तो एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फील्ड। तो एप्सिलॉन के लिए हमारे पास पहला वाला एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, और जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर कुछ भी चेंज नहीं करूँगा मैं, मल्टीप्लाइड बाय दिस। और आप ये चीज़ नोट करो कि ये जो इंटीग्रेशन हो रही है यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला में, ये भी एक सर्कल अबाउट W के ऊपर हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कॉन्टूर्स आएंगे वो भी यही हैं, सर्कल अबाउट W, सर्कल अबाउट W। तो अब ये चूँकि एक आर्बिट्ररी EZ के लिए, ठीक है, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि समथिंग लाइक दिस। तो आर्बिट्ररी EZ, और सब कुछ अगर आप एक साइड पे ले आओ तो ये बनता है कुछ इस तरह, RTZ दिस थिंग माइनस H this field minus this thing and this whole thing is zero। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये आर्बिट्ररी इसके लिए सही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ जो है ये ज़ीरो होना चाहिए। वेल ये सब कुछ ज़ीरो एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी टर्म ऐड कर दूँ
जो कि z माइनस डब्ल्यू की कोई पॉजिटिव पावर हो, जो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 3 या 4 या 5 कोई भी पॉजिटिव पावर हो, या फिर कोई कांस्टेंट हो c, तो उस वो वाली उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी इस इंटीग्रेशन के अंदर, यानी कि जो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रही है, ये वाली इंटीग्रेशन, ये वाली, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई कांस्टेंट लगा दो या कोई z माइनस डब्ल्यू की कोई पॉजिटिव पावर, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो एंड सो ऑन, वो कर लो, तो ये सब कुछ ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसी कोई टर्म्स इस ब्रैकेट के अंदर हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें पता नहीं क्योंकि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो होगी इस पर्टिकुलर इंटेग्रल के अंदर। तो इसका मतलब ये, अच्छा, ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं रेगुलर टर्म्स। सो रेगुलर टर्म्स, इसका मतलब ये है कि दे आर प्रोपोर्शनल टू z माइनस डब्ल्यू सम पावर वेयर दिस पावर इज़ नॉट नेगेटिव। ठीक है, या आप क्या, इसका मतलब ये है कि या तो ये ज़ीरो है पावर, सॉरी, या तो ये ज़ीरो है पावर, या तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ अ नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस डब्ल्यू, और ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो रेगुलर टर्म्स क्या है वो हमें नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन है एट द एंड आर टी जेड के लिए, वो ये होगा कि दिस इज़ दिस माइनस दिस थिंग, सॉरी, दिस इज़ इक्वल टू दिस थिंग प्लस दिस थिंग प्लस रेगुलर टर्म्स। रेगुलर टर्म्स को हम यूँ लिखते हैं 3 डॉट डाल के। इसका मतलब है कि रेगुलर टर्म्स जो हैं यहाँ पे हैं, लेकिन वी कैन नॉट डिटर्मिन दैम। आप देख सकते हो कि हमने ये सिंगुलर टर्म्स जो हैं, सिंगुलर टर्म्स का मतलब है कि ऐसी टर्म्स जिसमें z माइनस डब्ल्यू की कोई नेगेटिव पावर है वो डिटर्मिन कर ली है, लेकिन रेगुलर टर्म्स वी डोंट नो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती हैं। सो होता ही है ज़्यादातर ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन के अंदर कि हम सिर्फ सिंगुलर पार्ट से कंसर्न्ड होते हैं, हमें रेगुलर पार्ट्स उतना कंसर्न नहीं करते। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि कन्फॉर्मल इन्वेरिएंस जो है वो आपको सिंगुलर पार्ट्स दे सकती है एक ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन के, लेकिन रेगुलर पार्ट्स नहीं दे सकती है हमेशा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम रेगुलर पार्ट्स को लिखते भी नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है, इसलिए हम ये इक्वालिटी साइन भी कभी यूज़ नहीं करते। हम एक और साइन यूज़ करते हैं इसको हम यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप कई दफ़ा देखोगे CFT के टेक्स्ट बुक्स के अंदर। दूसरी बात ये कि ये हमेशा अंडरस्टूड है कि टी और जो फाई हैं ये रेडियली ऑर्डर्ड है, तो हम ये एक्सप्रेशन भी नहीं लिखते। दूसरी बात ये कि ये ऑब्वियसली हमेशा किसी कोरिलेशन फंक्शन के अंदर होते हैं। कोरिलेशन फंक्शन के अंदर हम वो कोरिलेशन फंक्शन के ब्रैकेट्स भी नहीं लिखते। तो आप ये कह सकते हो कि ये सिंबल है, ये वाला यानी कि ये वाला जो सिंबल है, इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट कंसिडरिंग रेगुलर टर्म्स, वी आर अज्यूमिंग कि दीज आर रेडियली ऑर्डर्ड और दीज आर इन कोरिलेशन फंक्शंस। ठीक है, तो हमारा जो एट द एंड रिजल्ट है वो ये है कि टी जेड फाई दिस थिंग हैज़ एन ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन लाइक दिस। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ इस साइन का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो मैंने रिज़ल्ट डराइव किया है ये एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है प्राइमरी फील्ड्स की। तो आप ये कह सकते हो कि एक फील्ड फाई प्राइमरी तब है जब उसकी ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर के साथ है वो ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये H जो है ये कन्फॉर्मल डायमेंशन है इस प्राइमरी फील्ड की। ठीक है, और ये चीज़ जो है, ये जो डेरिवेटिव ऑफ है, डेरिवेटिव ऑफ द फील्ड है, इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्म हो ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन की किसी फील्ड की स्ट्रेस एनर्जी टेंसर के साथ, तो वो फील्ड जो है वो प्राइमरी होती है, और इसमें और कोई सिंगुलर टर्म नहीं होनी चाहिए। रेगुलर टर्म्स हो सकती हैं बट सिंगुलर टर्म्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जो इस तरह से हो z माइनस डब्ल्यू पावर 3 या फिर 4, इस तरह की नहीं होनी चाहिए टर्म्स। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊँ वो ये कि हमने सिर्फ अभी होलोमॉर्फिक पार्ट को कंपेयर किया था। आप एंटी होलोमॉर्फिक पार्ट को कंपेयर कर लो तो वहाँ से भी आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो सिमिलर है, वो भी मैं लिख देता हूँ। वो आप एक्सरसाइज के तौर पे खुद करके देख सकते हो। स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है जो मैंने अभी किए हैं। सो इसकी ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन H बार आता है यहाँ पे,
ऑब्वियसली, क्योंकि उस रिज़ल्ट के अंदर प्राइमरी फील्ड्स में एंटी होलोमॉर्फिक पार्ट में H बार आएगा, और यहाँ पे Z और Z बार और W बार आएगा, और पार्शियल बार W बार दिस थिंग, ठीक है, राइट। हमें पता है कि जो कायरल, मैं वो बताया था कि कायरल फील्ड्स जो होती हैं, कायरल फील्ड्स, उनकी डिपेंडेंस सिर्फ होती है Z पे या फिर W पे, ठीक है। W बार या Z बार पे डिपेंडेंस नहीं होती है उनकी, ठीक है। यानी कि W Z तो खैर सिर्फ एक नेमिंग चॉइस है, जो भी एंटी होलोमॉर्फिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती उनकी। और मैंने ये शो किया था कि ऐसी फील्ड्स के लिए H बार जो है वो ज़ीरो है, और जो कि ये डिपेंड नहीं करती W बार पे, तो इसका मतलब है कि इनका डेरिवेटिव भी ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एंटी कायरल फील्ड हो तो उसकी ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन T बार के साथ जो होगी, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे H बार है लेकिन वो ज़ीरो है, और यहाँ पे पार्शियल बार डेरिवेटिव है वो भी ज़ीरो है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे सॉरी बार आना है, तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो है, तो इसमें कोई सिंगुलर टर्म नहीं है। इसी तरीके से जो एंटी कायरल फील्ड होगी, यानी कि जो सिर्फ पार्शियल बार पर डिपेंड करती है, ठीक है, उसकी ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन T के साथ, अब ये इसको बार लिख लेते हैं, बार का मतलब सिर्फ ये है याद कराने के लिए कि ये W बार पर डिपेंड करती है, वो भी ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए H ज़ीरो होता है ऐसी फील्ड्स के लिए, और जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W है वो भी ज़ीरो होता है। और यही दो चीज़ें हैं जो कि T की ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन में आ रही हैं, H और डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब अगली वीडियो में हम ये शो करेंगे कि ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो हैं, इनको यूज़ करके आप कम्यूटेशन रिलेशंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो में हम शायद ये शो करेंगे, राइट। और इसके अलावा एक और चीज़ हम शो करेंगे कि ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो हैं, इनको यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कन्फॉर्मल वेट का कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल कन्फॉर्मल वेट को मैंने जब डिफ़ाइन किया था तो वो इस तरीके से किया था, कि अगर एक प्राइमरी फील्ड है, प्राइमरी फील्ड है, तो वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, पार्शियल बार और H बार और फाई F और F बार, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको डिफ़ाइन किया था। तो इस डेफिनेशन से ऐसा लग रहा है कि जो कन्फॉर्मल वेट का कॉन्सेप्ट है, जो कि यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में, ये कन्फॉर्मल वेट सिर्फ सेंस बनाता है प्राइमरी फील्ड्स के लिए। ये बात सही नहीं है। हम ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशंस को यूज़ करके ये शो कर सकते हैं कि कन्फॉर्मल वेट का कॉन्सेप्ट जो है ये किसी भी फील्ड के लिए हम इसकी सेंस बना सकते हैं, और ये हम बनाएंगे अगली कुछ वीडियोज़ के अंदर। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।